नमस्कार, स्वागत है आपका महासंग्राम 2022 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में जानेंगे कि आखिर उत्तराखंड की लड़ाई कहां तक पहुंची है। बीजेपी कांग्रेस कौन कौन से पैंतरे आजमा रहे हैं। तो हल्द्वानी से आज कांग्रेस ने कुमाऊं में अपने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के स्वागत के लिए आयोजित की गई इस रैली में कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दिखे, एकजुटता का संदेश देते दिखे। हरीश रावत, देवेंद्र यादव, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी जोश में नजर आई और कांग्रेस ने 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। तो कांग्रेस ने कुमाऊं में अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। हल्द्वानी में रैली कर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारी की पहली तस्वीर पेश की है। देखिए ये रिपोर्ट। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में सजा कांग्रेस नेताओं से भरा ये मंच 2022 के लिए बीजेपी को ललकार रहा है। पार्टी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से कुमाऊं के 6 जिलों में चुनावी ताल ठोक दी है, वो भी विजय शंखनाद रैली के जरिए। ये सबका जो परिवर्तन की चाहत जिनके मन में है, जो भाजपा शासन से अजीज जा चुके हैं, उन सब का मन हर्षित होकर के सेहनाद कर रहा है। ये अभूतपूर्व जोश है लोगों में, एक जन सैलाब जो दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली वैसे तो यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे संजीव आर्य की पार्टी में वापसी को लेकर थी, लेकिन रैली में आई भीड़ से पार्टी नेता इतने गदगद है कि उन्होंने 2022 में प्रदेश से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर डाला। जनसमूह को देखकर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता गदगद है। ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि 2022 में लोगों की मंशा क्या है, ये उसको उजागर करता है। जनता के जन सैलाब को देखकर आप, इनके उत्साह को देखकर आप ये लगा सकते हैं कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई का मन जनता बना चुकी है। साफ है कांग्रेस नेताओं को इस भीड़ में हाथ के लिए आज दिख रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं का उत्साहित होना लाजमी है, लेकिन चुनाव तक इस जोश को बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं। साफ है कांग्रेस अपनी विजय शंखनाद रैली के जरिए कुमाऊं की 28 सीटों को साधना चाहती है, जिसमें से साल 2017 में कांग्रेस महज 5 सीटें जीत पाई थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए साल 2022 में बेहतर प्रदर्शन किसी चुनौती से कम नहीं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। तो जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर है कि क्या कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है, बार बार इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है, एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। ये बात तो कांग्रेस को हुई। चलिए बीजेपी का हाल जान लेते हैं। देहरादून के विकास नगर में आज बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। जोशी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से राज्य में विकास हुआ है। केंद्र के साथ राज्य के तालमेल से योजनाएं तेजी से चल रही हैं, जिसकी वजह से फायदा जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा किया है उन्होंने। मोदी जी के नेतृत्व में और इधर धामी जी के नेतृत्व में हमारा जो परफॉर्मेंस किया है वो लोगों को याद दिलाने के लिए हम आए। और ये पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इधर उत्तराखंड में फिर से जीत के आएगा और डबल इंजन बहुत जबरदस्त स्पीड से चलेगा। और बीजेपी की रणनीति है पूरे चुनाव के दौरान आक्रामक तरीके का इस्तेमाल करना, आक्रामक शैली को बरकरार रखना। बीजेपी इसी तरीके से चुनाव प्रचार में उतर चुकी है। पार्टी ने नवंबर के बाकी के दिनों में ही मंडल से लेकर प्रदेश तक बैक टू बैक कई कार्यक्रम लगाए हैं, तो वहीं दिसंबर में भी ताबड़तोड़ पब्लिक मीटिंग्स, रैलियां होनी है और इसके कार्यक्रम पूरी तरह से तय कर लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी ने भी अपने चुनाव अभियान को और तेज कर दिया है।
हफ्ते भर का महासंपर्क अभियान शुरू करने के बाद पार्टी ने अब अपने केंद्रीय चुनाव प्रभारी और प्रदेश प्रभारियों को मैदान में उतार दिया है। कोई कुमाऊं में मोर्चा संभालेगा तो कोई गढ़वाल में। देहरादून पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर चुनावी मोर्चे पर डट जाने के निर्देश दिए। रोड मैप तो पूरा फिक्स है। रोड मैप में जो काम करना है ना, वो रोड मैप के अनुसार, उसके लिए मैं आया हूँ। हमारा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छे हमारा तैयारी चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इधर सरकार हमारा हो जाएगा। पार्टी इसी महीने अपने सभी 252 मंडलों में सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। जिलावार कार्य समितियों की बैठक भी बुला दी गई है। इसके बाद प्रदेश कार्य समिति बुलाने का कार्यक्रम है। दिसंबर में युवा से लेकर महिला और विधानसभा से लेकर अनुसूचित जाति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में इन कार्यक्रमों पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। नवंबर में हमारे जो कार्यक्रम है, मैंने कहा जनसंपर्क अभियान है, 252 मंडल के सम्मेलन होने हैं, 14 हमारे कार्य समिति की बैठक होनी है, हमारे अन्य कार्यक्रम होने हैं। फिर हमारे दिसंबर में हमारे जितने सम्मेलन हैं, अनुसूचित सम्मेलन, महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन, वो सारे होने हैं। फिर हमारी जन आशीर्वाद यात्रा निकलनी है 6 तारीख से। मतलब कुल मिलाकर ये एक बड़ा दिसंबर अंत तक के एक मिनट के कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। इन सारे कार्यक्रमों के अलावा 6 दिसंबर से जन आशीर्वाद रैलियों की शुरुआत होगी। इन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इधर इगास पर्व भी आना है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर छुट्टी रहेगी और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय भाषा में ट्वीट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें, दिवाली के 10 दिन बाद इगास पर्व होता है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड में लोक संस्कृति के प्रतीक लोक पर्व इगास पर अब छुट्टी रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग ये त्योहार धूमधाम से मनाएं, जिससे हमारी नई पीढ़ी भी हमारे पारंपरिक त्योहारों को जान सके। और इधर चुनाव से पहले हरीश रावत भी लगातार उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर पोस्ट कर रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने उत्तराखंड में 6 मंडियां हैं जो उत्तराखंड के व्यापार को प्रभावित करती हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने भी सभी के जीवन को प्रभावित किया है। हरीश रावत ने लिखा कि ऐसी 6 मंडियां कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर, विकासनगर और ऋषिकेश में पद यात्राएं आयोजित करूंगा और इस सिलसिले में 12 नवंबर को रामनगर में पदयात्रा की शुरुआत करूंगा। ये पदयात्रा रानीखेत रोड पर होगी। हरीश रावत ने महंगाई और बेरोजगारी से परेशान लोगों को पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। तो महंगाई को मुद्दा बनाकर हरीश रावत निकालेंगे पदयात्रा। और बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र गैंडसैंड में होगा। सत्र में सरकार महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास कर सकती है। स्पीकर आजादी के 75वें साल पर खास संदेश देना चाहते हैं तो विपक्ष सरकार को जोरदार तरीके से घेरने का दावा कर रहा है। गैंडसैंड में सरकार का आखिरी सत्र 2 दिन का होगा। 29-30 नवंबर को होने वाले सत्र से सरकार एक साथ चुनाव से पहले कई संदेश देना चाहती है। गैंडसैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी ने बनाया। इस बात का प्रचार प्रसार 2022 से पहले आखिरी सत्र के जरिए सरकार करना चाहती है। सरकार का कहना है कि युवाओं और महिलाओं के लिए सत्र खास होगा ताकि युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी गैंडसैंड में अपने पहले सत्र से बड़ा संदेश दे पाएं। वहीं विधानसभा स्पीकर आजादी के 75वें साल पर एक दिन का विशेष सत्र भी चाहते हैं। विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी हम उत्तराखंड के विकास के लिए जो हमारा रोड मैप है उसको हर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो विजन 2025 का है, रजत जयंती वर्ष जब हमारा होने वाला है, 25 साल का उत्तराखंड होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार उन्होंने एक विजन दिया है कि 25 साल का उत्तराखंड हर प्रकार से, हर दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 उत्तराखंड होगा। और चूंकि इस समय हमारा आज़ादी के 75 वर्ष जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो एक मन मेरा ये भी है कि जितने दिन का सदन माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार तय करेगी तो एक दिन का विशेष सत्र हम इस रूप में भी कर सकते हैं।
संविधान के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा वक्त का अंतर नहीं हो सकता। वहीं कोविड की वजह से अब तक गर्मियों की राजधानी से कामकाज नहीं चल सका है। ऐसे में सरकार जहां गैरसैंण से उत्तराखंडियत की भावना को मजबूत करना चाहती है, वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई से लेकर देवस्थानम और भू कानून पर सरकार को घेरने के मूड में है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। वो आपके सामने है। भू कानून है, तीर्थ पुरोहित है, विषयों की कमी कहाँ है? इस सरकार के रहते तो विषय हैं और सरकार खुद भी अपनी नाकामी स्वीकार करती है। गैरसैंण को और अभी खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। वाराणसी में भव्य देव दीपावली की तैयारी है। 15 लाख दियों से सजेंगे काशी के घाट और इस बार 18 नवंबर को है देव दीपावली। दीपोत्सव के बाद देव दीपावली का आयोजन होता है। 15 लाख दिए इस बार जलाने का लक्ष्य रखा गया है। काशी में बाबा भोलेनाथ की नगरी में माना जाता है कि देव दीपावली के मौके पर देवतागण वाराणसी में ही होते हैं और ऐसे में बहुत खास ये आयोजन होता है। हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर दीप दान किए जाते हैं। इस बार जो लक्ष्य रखा गया है 15 लाख दियों को जलाने का रखा गया है। 18 नवंबर को है देव दीपावली। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप फाइल फुटेज देख रहे हैं। वाराणसी के घाटों की ये तस्वीर देख रहे हैं। देव दीपावली के मौके पर शाम में यहाँ पर लाखों की संख्या में दिए टिमटिमाते हुए एक तरफ घाटों पर दिखते हैं, तो दान किए हुए जो दिए हैं वो पूरे गंगा नदी में तैरते हुए नजर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नजारा होता है देव दीपावली के मौके पर भी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू।